नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीर शैद और वक्त है राष्ट्र धर्म का। राष्ट्र धर्म में आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव की, जहां पर आज सेकंड फेज के मतदान हुए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में 6 जिलों के 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें 3 जिले जम्मू डिवीजन में है और 3 जिले घाटी में शामिल है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में प्रत्याशियों के समर्थन में रैली भी की। रैली में राहुल गांधी ने कहा, अगर बीजेपी सरकार विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल नहीं करती तो इंडिया गठबंधन संसद के भीतर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा और सड़कों पर भी उतरेगा। जम्मू में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य की 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर प्रदेश के लोगों के साथ बड़ा अन्याय किया। यह तकरीबन पिछले 3 सप्ताह में राहुल का तीसरा दौरा है। खास बात यह रही कि अमेरिका, नॉर्वे, सिंगापुर और कई अन्य देशों से आए राजनयिकों ने जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव को देखने के लिए कश्मीर का दौरा किया। जम्मू कश्मीर में मतदान प्रक्रिया देखने के लिए विदेशी प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर उमर अब्दुल्ला नाखुश नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता, जब वही लोग जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी करते हैं तो भारत सरकार एक बयान जारी करती है कि जम्मू कश्मीर हमारा आंतरिक मसला है और दूसरों को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हस्तक्षेप या उनकी टिप्पणियों को नहीं चाहते तो उन्हें यहाँ क्यों लाया जा रहा है? अगर राजनयिकों को यहां पर लाया जा सकता है तो विदेशी पत्रकारों को यहां आने और चुनाव कवर करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही? राजनयिकों को यहां निर्देशित पर्यटकों के रूप में लाया जा रहा है। यह अच्छा नहीं है। दूसरे फेज का मतदान हो चुका है। फिलहाल कैसी है जम्मू कश्मीर की सियासी फिजा, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे जिनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले देख लेते हैं तमाम वो प्रतिक्रियाएं जो आज सामने आई। आपका लोकतांत्रिक हक आपसे छीन लिया गया है और आज जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चलाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को दूसरे स्टेट के लोग चलाते हैं। हमने सोचा था कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड वापस मिल जाएगा और सही तरीका वही था। सही तरीका था कि पहले स्टेटहुड दो और उसके बाद चुनाव कराओ। अब ठीक है, पहले चुनाव करा दिया, मगर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका जो लोकतांत्रिक हक है, जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है, वो आपको वापस मिले। और जहां भी ये जाते हैं, भाई को भाई से लड़ा देते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे। नफरत और हिंसा की इनकी विचारधारा है और इन्होंने ये पूरे देश में फैला दिया है। पूरे देश में नफरत फैलाई है और इसीलिए कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक हमने पैदल यात्रा की और हमने उनसे कहा, देखिए, आप अगर नफरत का बाजार खोल सकते हो तो हम मोहब्बत की दुकान भी खोल सकते हैं। अगर आप नफरत फैला सकते हो तो हम मोहब्बत फैला। फिलहाल जो रिपोर्ट्स हैं, अच्छी तादाद में वोटर जो है अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुझसे बार बार पूछा जाता है कि हमारी क्या उम्मीदें हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। मैम, कोई भी उम्मीदवार हारने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ता, तो हमारे एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि आज ज्यादा से ज्यादा वोट जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को पड़ेंगे। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नहीं है, वहां कांग्रेस के साथ हमारे अलायंस के तहत
कांग्रेस के उम्मीदवार को जो है वोट मिलने चाहिए और उम्मीद ये की जा रही है कि 8 अक्टूबर के बाद अक्सरियत हमारी होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की यहाँ पे अलायंस गवर्नमेंट जो है काम करेगी। यही हमारी उम्मीद है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एलजी अपना है, प्राइम मिनिस्टर अपना है, तो क्या किया उन्होंने जम्मू के लिए बताइए मुझे। उनका एलजी नहीं है क्या? तो अगर इतना उनको शौक है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सीएम हो, तो गवर्नर पहले जम्मू का बनाना चाहिए था, एडवाइजर जम्मू के बनाने चाहिए थे। तो जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी तो 15 सीटें भी क्रॉस नहीं करेगी। ये आप ऑन कैमरा कह रही हैं। बिल्कुल। Very happy that the voting is taking place in entire valley and in Jammu with extreme fervor and enthusiasm. So just see अगर आप ये दिखा सकें किस तरीके की लाइनें वहाँ लगी हुई हैं और be it the valley of Srinagar, be it the under the trees of Chinar, be it the high mountains, peaks from where the calls used to come for disruption. Everywhere there are people around, long queues since morning, and even in areas where there used to be calls for boycott, there is an enthusiasm. People are giving a statement, a running statement, a standing ovation to the democracy, to the Jamhuriyat by standing so peacefully in the queues, waiting for their turn. And this is what is the history in making in J&K. It's a real history. It's for the world to see that how the elections can take place peacefully, in a very peaceful, fair, absolutely. कश्मीर में आज सेकंड फेज की वोटिंग हुई, जहां पर बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने घर से बाहर निकलकर वोटिंग की और आज राहुल गांधी ने भी जम्मू कश्मीर के अंदर अपना प्रचार प्रसार किया। महबूबा मुफ्ती ने भी एक लंबा रोड शो निकाला। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और इस दौरान तमाम तरह की बयानबाजी सामने आई, वार पलटवार सामने आया। जहां राहुल गांधी ने अपने जितने भी भाषण आज हुए उनमें कहा कि स्टेटहुड का दर्जा हम लोग दिलवाकर रहेंगे, चाहे सड़क से लेकर संसद में इसकी आवाज उठानी पड़े, लेकिन हम ये मांग लगातार उठाते रहेंगे कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। लेकिन होना ये चाहिए था कि पहले स्टेटहुड का दर्जा दिया जाता और फिर इलेक्शन करवाया जाता। राहुल गांधी ने बात रखी, साथ ही कहा कि बीजेपी ने लगातार नफरत फैलाई है तो वही कांग्रेस मोहब्बत फैला रही है। तो आज जम्मू कश्मीर का सियासी पारा हाई था। एक तरफ जहां वोटिंग हुई सेकंड फेज की, तो दूसरी तरफ तीसरे फेज की वोटिंग के लिए, तीसरे फेज के मतदान के लिए तमाम दिग्गज नेता आज जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में थे। लेकिन जो बयानबाजी सामने आई है और जो डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के अंदर आया था, ये देखने के लिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, किस तरीके से वहां पर शांति है, इस पर भी उमर अब्दुल्ला ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि अगर डेलीगेशन जम्मू कश्मीर में आ सकता है, उनका टूरिज्म हो सकता है, तो फिर विदेशी पत्रकार क्यों नहीं आ सकते और इस चुनाव को कवर क्यों नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी सबसे जरूरी बात जो उमर अब्दुल्ला ने कही कि राहुल गांधी के लिए जरूरी है कि वो जम्मू में जाकर चुनाव प्रचार प्रसार करे, ना कि कश्मीर के अंदर। और उन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। तो चलिए सबसे पहले तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी नेता शबीर अहमद जरगर जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता डॉक्टर गुलाम नबी लोन जी जुड़ चुके हैं, रशीद मलिक एनसी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और फयाज हामिद वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। गुलाम नबी जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी इस चर्चा की। सर, आज उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राहुल गांधी कश्मीर को छोड़े जाकर जम्मू में प्रचार प्रसार करे। उन्होंने तो अपना कैंपेन शुरू ही नहीं किया है जम्मू के अंदर। हमने जो इतनी ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को दी है गठबंधन में, तो जाकर जम्मू में प्रचार प्रसार करे, कश्मीर में तो हम कर रहे हैं सर। हेलो जी। हाँ, गुड इवनिंग जी। ये तो उमर अब्दुल्ला साहब ने जो बोला उसकी जाती राय है, उसकी गट फीलिंग हो सकती है, तो लेकिन कांग्रेस मुतमईन है अपनी कारकर्दगी से जम्मू में
और कांग्रेस पार्टी को लगा कि यहाँ भी उनका राहुल जी का आना जरूरी है, जी इसीलिए वो यहाँ आए आज सोपोर में, जहाँ उसका वालहाना इस्तकबाल किया गया और बहुत टर्न आउट हुआ लोगों का। बहुत लोग चाहते हैं और डेफिनेटली एक वेव पैदा हो गई, और सोपोर की सीट भी निकाला और लंगेज की सीट भी हम निकाल सकते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता नजीर भट्ट भी जुड़े हुए हैं। नजीर जी, उन्होंने कहा कि जब भारत सरकार जब कोई जम्मू कश्मीर पर बोलता है तो भारत सरकार लगातार ऑब्जेक्शन उठाती है कि ये हमारा भारत का आंतरिक मामला है, इस पर कोई विदेशी अगर कुछ बोलता है तो ये उसका हक नहीं है। लेकिन आज जब डेलीगेशन आता है तो उमर अब्दुल्ला कहती है तो अब भारत सरकार, अब केंद्र सरकार इन डेलीगेशन को चुनाव आयोग क्यों लेकर आया है? अगर ऐसा है, अगर डेलीगेशन आ सकते हैं तो फिर विदेशी पत्रकार क्यों नहीं आ सकते? उन्हें चुनाव को कवर करने की इजाजत क्यों नहीं मिल सकती? देखो, मैं अपने इस जो टीवी डिबेट में कांग्रेस का प्रवक्ता जी हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान सेक्युलर मुल्क है, हमें किसी विदेशी डेलीगेशन की जरूरत नहीं है जी। और ये आत्मनिर्भर भारत है। आज वो टाइम खत्म हो चुका है जब हम किसी और देश के ऊपर निर्भर थे जी। और आप लोगों को भी चाहिए कि आज के दौर में मोदी जी ने जैसे आत्मनिर्भर भारत बनाया है, आप भी इस पे कंसंट्रेट कर लीजिए। आपको क्यों मिर्ची लग रही है? अगर भारत का पत्रकार, भारत के इतने पत्रकार हैं, भारत अभी दुनिया में अपनी एक अलग सी पहचान बनाई हुई है, तो इनको इस चीज से मिर्ची क्यों लग रही है? जी जी जी। रशीद जी, आपसे जानना चाहूंगी, उमर अब्दुल्ला ने आज जो ये बात कही है कि राहुल गांधी जम्मू पर जाकर फोकस करे, ना कि कश्मीर पर। कश्मीर में हम सारा चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन जरूरत है वहां पर कांग्रेस के प्रचार प्रसार के। अभी 5 दिन बचे हैं और ऐसे में कांग्रेस ने अपना चुनाव का प्रचार प्रसार, अपना कैंपेन भी शुरू नहीं किया है। सर, क्या जम्मू में जो है एनसी को ऐसा लग रहा है कि वहां पर कुछ गड़बड़ हो चुकी है और जिस मकसद के साथ हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है वो मकसद हमारा पूरा नहीं हो रहा? देखिए, मैं पहले आपका शुक्रिया करूँ जो आपने मुझे जी बताओ दिया। जहाँ तक की बात है कि जम्मू की रियासत है उसमें जाकर प्रचार कर, हमारे जो लोग ने जो जवाब दिया, लेकिन अगर हम भी ये चीज समझते हैं कि जो कांग्रेस है ज्यादा मजबूत है जम्मू में या जो वहाँ के रियासत है, तो डेफिनेटली अगर राहुल जी वहाँ ज्यादा फोकस करेंगे तो डेफिनेटली ज्यादा बेनिफिट होगा जो हमारी अलायंस है उनके साथ, तो अल्टीमेटली एक पॉलिसी का रिजल्ट आएगा। तो उमर साहब ने इसी कंटेस्ट में कहा कि अगर यहाँ नेशनल ऑलरेडी जो गाजी में है एक वेल एस्टैब्लिश्ड पार्टी है, तो कांग्रेस कोई शक नहीं है जम्मू में आज ठीक है, तो राहुल जी यहाँ जाकर इलेक्शन का प्रचार करेंगे तो उसमें और ऐड हो जाएगा। बाकी इंडिया को भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि कुछ और कोई बात नहीं थी। पर्पज इतना है कि जो हमारा अलायंस है ये महसूस होना चाहिए और मैक्सिमम चीज यहाँ मिलनी चाहिए। जी ठीक है। हामिद जी, आपसे जानना चाहूंगी, आज उमर अब्दुल्ला ने 2 बड़े बयान दिए। एक तो डेलीगेशन को लेकर, उस पर भी आऊंगी सर, लेकिन जो सबसे बड़ा बयान था जो इसके साथ गठबंधन किया है कांग्रेस पार्टी, उन्हीं को उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने उम्मीद की थी कांग्रेस पार्टी से कि वो प्रचार प्रसार करेगी, खासकर जम्मू रीजन के अंदर, वो कुछ हो ही नहीं रहा है। 5 दिन बचे हैं, कैंपेन अभी कांग्रेस पार्टी ने शुरू नहीं किया है। कश्मीर के अंदर वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप उन 1-2 सीटों को छोड़कर जम्मू के अंदर जाकर प्रचार प्रसार कीजिए। क्या सर एनसी को जम्मू के अंदर कुछ गड़बड़ लगा है, कहीं बीजेपी वहां पर जीत ना जाए? जी हामिद जी, अब मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 जी, मैं कहना चाहूंगा ये जो पॉलिटिक्स है, अभी जब अलायंस हुआ है कांग्रेस और नेशनल का, जी, अब ये कांग्रेस का ये कहना था कि हम मिलकर कश्मीर और जम्मू में मिलकर लड़ेंगे, लेकिन इसमें एक बात देखने को मिल रही है कि राहुल गांधी का कश्मीर आना और उमर अब्दुल्ला का राहुल गांधी को ये सजेशन देना कि आप फोकस जो है जम्मू पर करिए, उसमें लग रहा है कि कहीं इनमें कोई
नाराजगी तो पैदा नहीं हुई है। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला का राहुल गांधी को मशवरा देना इससे लग रहा है कि शायद इनमें कुछ अनबन शुरू हो गई है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी ठीक है अमित जी, डेलीगेशन पर आऊंगी, लेकिन नजीर जी देखिए, तमाम आज जो भी यहाँ पर प्रचार प्रसार जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो या फिर राहुल गांधी, एक बात कही है कि बीजेपी यहाँ पर 15 सीटें जीत जाए वो भी बहुत काफी है, वो भी एक करिश्मा होगा। कश्मीर घाटी के अंदर अगर 1-2 सीटें बीजेपी जीत जाती है तो वो किसी करिश्मे से कम नहीं होगा। बाकी यहाँ पर बीजेपी 15 सीट से ज्यादा जीतने वाली नहीं है। और दूसरा सर कि बीजेपी लगातार नफरती जो एजेंडा है वो चला रही है जम्मू कश्मीर में, जबकि कांग्रेस पार्टी वो लगातार मोहब्बत की बातें जो है वहां पर कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी को एक आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि आपने इंडी लांच बनाकर 28 पार्टियां एक साइड होकर बीजेपी के डर से इलेक्शन लड़ा था जी। और वहां भी हिंदुस्तान की आवाम ने आपको धूल चटाई है। और आने वाले टाइम पे आप 8 तारीख का वेट कीजिएगा और इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर में भी आपको धूल चटाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। और रही बात, आप 15 सीटों की बात कर रहे हैं, आप आने वाले 8 तारीख को का वेट कीजिएगा। आप इतने उतावले क्यों हो रहे हो? 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा जब भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी जी। आप लोगों को इतना डर सता रहा है, ये तो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की बात करेंगे, पीडीपी की बात करेंगे, आप लोग तो पूरे भारत में एकजुट होकर भी इलेक्शन लड़ रहे थे, वहां का नतीजा देख ही लिया है। अभी वो टाइम दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर के लोग आपको जम्मू कश्मीर से बाहर फेंकेंगे। जी गुलाम नबी जी, क्या एक दूसरे पर ट्रस्ट कम हो रहा है सर? आखिरकार जम्मू के अंदर राहुल गांधी कब प्रचार करेंगे? उमर अब्दुल्ला तो डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि भाई आप जम्मू के अंदर प्रचार कीजिए, कश्मीर को हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, कश्मीर में क्या करना है क्या नहीं करना है एनसी अच्छे से जानती है, आप जम्मू को देखिए, वहां पर बीजेपी जो है वहां पर जनाधार है बीजेपी का ज्यादा, आप उसको टैकल करने की कोशिश कीजिए सर। देखिए ये तो सीधी बात है, हमें अलायंस है, हमें हक है एक दूसरे को समझाने में या बात करने में, तो कोई इसमें नहीं है। जहाँ हमें कमजोरी महसूस होगी तो वह हम जाएंगे। कांग्रेस का मौक़िफ़ है कि हम बहुत स्ट्रांग है वहाँ और जा भी सकते हैं, 3rd फेज में जा सकते हैं, इससे कोई बात नहीं है। लेकिन ये कि इसमें कोई रिफ्ट है, स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है, तो ये बात ही नहीं है। तो म्यूचुअल कंसल्टेशन इम्पोर्टेंट है जी। आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, जी आप सुनाई नहीं देता है। जी गुलाम नबी जी, आवाज को एक बार ठीक करवाते हैं, फिर आपके पास दोबारा से आएंगे। मलिक जी देखिए, उन्होंने तो कह दिया गुलाम नबी जी ने कि जो कमजोर सीट हमें लगेगी हम उस पर प्रचार प्रसार करेंगे, इसमें उमर अब्दुल्ला को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। उसमें तो ये तो ठीक बात है, ये तो अगर इनको कोई कमजोरी है तो उस चीज को टैकल करेंगे डेफिनेटली, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, अमर साहब को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन साथ साथ में आपसे कुछ नजीर साहब में कुछ बातें हैं कि उनका मैं जवाब थोड़ा सा दे दूंगा आपको कि ये कहते हैं कि यहाँ से बीजेपी एक बार फिर खासकर जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। मैं इनको बताता चलूँ, जो हाल ही पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे, आप तो अपना कैंडिडेट ही कश्मीर में खड़ा नहीं कर पाए, और आज आप कितने सीटों पे यहाँ लड़ रहे हो? कश्मीर में आप कितनी सीटों पे बीजेपी यहाँ लड़ रही है? और आपने वादा किया था जो एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद यहाँ के यूथ है इनको छात्र मिल जाएंगे, इनको हम इंडस्ट्रियल यूनिट दे देंगे, कहाँ गए वो? आज तो हमारे पास तकरीबन 65% गवर्नमेंट जॉब जो है जो वैकेंट है, और कश्मीर जम्मू कश्मीर अभी इस वक्त जो इसमें ये जो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस वक्त ऑलमोस्ट 28.2% इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और जो डेलीवेजर्स है मोर देन 60,000 डेलीवेजर्स है जो अभी भी बेचारे सिर्फ नियर 300 रुपीज अर्न कर रहे हैं लास्ट 15 ठीक है मलिक जी,
हामिद जी, आज जब डेलीगेशन वहां पर आता है और देखता है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहे हैं कितने अच्छे तरीके से, वो तस्वीरें भी देखी थी जब डेलीगेशन बूथ पर जा रहे थे, वहां पर देख रहे थे कि मतदान की जो प्रक्रिया है वो कितने शानदार तरीके से चल रही है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब वही लोग विदेश में जाकर सवाल उठाते हैं, जम्मू कश्मीर के हालातों के बारे में बोलते हैं, तब भारत सरकार बोलती है कि विदेशी जो ताकतें हैं, जो विदेशी नागरिक है, उनको हमारे मसले पर बोलने की जरूरत नहीं है। और अब आप खुद डेलीगेशन को लेकर आ रहे हैं। अगर डेलीगेशन आ सकता है तो फिर विदेशी पत्रकारों को भी इजाजत दीजिए आने की। मैडम, उमर अब्दुल्ला का सवाल आना ही मेरे नजर में गलत है जी। उमर अब्दुल्ला सरकार यहाँ पे चला रहे थे एज कश्मीरी, नॉट एज जर्नलिस्ट। एज कश्मीर में मैं कहना चाहूंगा हमारी सेफ्टी नहीं थी, हमारी सिक्योरिटी नहीं थी। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग मरे, हजारों की तादाद में लोग जख्मी हुए, सैकड़ों गाड़ियों को तोड़ा गया, यहाँ पे लोगों को अंधा किया गया। तब उमर अब्दुल्ला ये बात नहीं करते थे। अब अगर सरकार फॉरेन डेलीगेशन को यहाँ लाते हैं, मुझे लगता है ये कामयाबी है, क्योंकि इससे पहले कोई भी फॉरेन कंट्री यहाँ आना नहीं चाहती थी, यहाँ पाकिस्तान का दबाव हुआ करता था। अब हमारी पॉलिसी ये है, हमारे मुल्क की पॉलिसी है कि फॉरेन लोग यहाँ आते हैं और जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का एक अटूट अंग मानते हैं। तो मुझे लगता है ये सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है। और उमर अब्दुल्ला का ये कहना, ये उंगली उठा रहा है कि फॉरेन लोग क्यों आ रहे हैं। अगर फॉरेन डेलीगेशन यहाँ आते हैं और फॉरेन डेलीगेशन यहाँ के इलेक्शन का जायजा, इसका मतलब सरकार ने ऐसा यहाँ पे माहौल बना के रखा है ताकि फॉरेन डेलीगेशन यहाँ के अमन को देखे, यहाँ के जमहूरियत को देखे। मुझे लगता है ये एक अप्रिशिएबल कदम है। जी हामिद जी, देखिए मैं फिर से उसी चीज पर, उसी सवाल पर जाना चाहूंगी। सर, जो सिर्फ टवल है वो तो साफ नजर आ रही है गठबंधन के अंदर, क्योंकि जब उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि भाई आप कश्मीर को तो छोड़ दीजिए, वहां पर तो हम जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या है और हम वहां पर जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप जाकर उस रीजन को संभालिए जहां पर बीजेपी का एक बड़ा जनाधार है, एक बड़ा वोट बैंक है, जम्मू रीजन। आपके लिए गठबंधन इसलिए कहता कि आप जम्मू रीजन के अंदर जो बीजेपी है उसको टक्कर दे सके, लेकिन आप वो चीजें ना करके कश्मीर घाटी की सीटों को फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ जिस मकसद के साथ हमने गठबंधन किया था, या जो उम्मीदें हमारी कांग्रेस के साथ थी, वो उम्मीदों पर खरा बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी नहीं उतर रही है। मैडम, यही तो मेरे कहने का मकसद भी है कि जब अलायंस हुआ था, जब हमारे राहुल गांधी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी यहाँ आए थे और कांग्रेस के सदर भी यहाँ आए थे, तब कुछ बातें हुई होगी। मुझे लगता है शायद उन बातों में कहीं इनको नाराजगी पैदा हुई है, जिसकी वजह से उमर अब्दुल्ला का ये बयान सामने आया है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये जो बयान है शायद तेज हो सकते हैं और अलायंस पे खतरा भी हो सकता है, क्योंकि ये इशारा यही देता है कि उमर अब्दुल्ला का कांग्रेस को ये बोलना कि आप जम्मू पर ध्यान दीजिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अलायंस पर खतरा मंडरा रहा है। तो अब देखते हैं आने वाले वक्त में ऊंट किस करवट बैठे। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं अपने जो अयाज हमीद साहब है, मैं इनकी बात से सहमत हूँ जी। एक्चुअली जब उमर अब्दुल्ला को लगा कि हमारी अभी जो नाव वो डूब रही है, वो अपना पूरा कसूर अभी कांग्रेस के ऊपर थोपेगा। इन पार्टियों ने आपस में ये जो धोखाबाजी का सिस्टम है इसको बढ़ावा दिया है। इनको पता है कि अभी मतदान होकर हमारा रिजल्ट आने वाला है और हमें हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो इसलिए हमने आज से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि हम एक दूसरे को इसमें गुनाहगार ठहराएंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को लोगों के सामने टोपी फैलाने पर मजबूर किया है। ये वही उमर अब्दुल्ला है जी, जो लोगों के सामने टोपी फैला रहा है कि मुझे आके वोट दे दो। और जहाँ वो लड़ रहा है गाजीपुर और बड़गाम की सीट पर, वो दिन दूर नहीं है जब उसको दोनों जगह से हार का सामना करना पड़ेगा जी। नहीं नजीर जी, देखिए ठीक है आप जो बातें करें, मैं ये चीज पूछना चाहती हूँ, जैसा कि मलिक जी ने भी कहा कि जब बीजेपी जीत का दावा करती है और ये कहती है कि बीजेपी जीतने वाली है, या ये दावा करती है कि बीजेपी के बिना सरकार नहीं बनेगी, तो बीजेपी तो खुद ये बताए ना कितनी सीटों पर लड़ रही है वो। जी मुझे इजाजत है जी। नजीर जी आपसे है ये सवाल कि सर आप ये बताइए आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मलिक जी ने पूछा है कि बीजेपी जो जीत का दम भर रही है कि हम जीत जाएंगे, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, तो बीजेपी ने तो पूरी सीटों पर क्या आधी सीटों पर भी अपने उम्मीदवार नहीं उतारे।
देखो मैडम, ये 8 तारीख को पता चल जाएगा जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हमारे कुछ सहयोगी दल जो मैदान में ऑलरेडी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो अभी जो हमारे सहयोगी दल है वो ऑलरेडी मैदान में है। और 12 तारीख का वेट कीजिएगा, 12 तारीख को जब हमारी सरकार बनेगी। और मैं ये आपकी चैनल के माध्यम से दावे से बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा। जी गुलाम, मैं एक चीज ऐड कर सकता हूँ? जी मैडम मैं एक चीज ऐड कर सकता हूँ? जी जी बोलिए हामिद जी। जी मैडम, एक शक पैदा हो रहा है उमर अब्दुल्ला का कांग्रेस को मशवरा देना कि आप जम्मू पर फोकस करिए। कहीं पर्दे के पीछे ये बातें तो नहीं चल रही कि आने वाले दिनों में सरकार बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर मनाए, ताकि ऐलान से पहले से ही दूर होना चाहते हैं? हामिद जी, आपने जो सवाल पूछा है एनसी के नेता भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। मलिक जी बोलिए। यहाँ बैठ के ना वो ये मत लगा दीजिए या पेशेंट को या ना करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक क्लियर स्टैंड है कि हम किसी भी हाल में बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले हैं। तो इसलिए हमारा जो मिनिस्टर रहा है वो कांग्रेस रहा है और हुकूमत बनाएगी यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब मैं दूसरे सवाल का जवाब आपको देता चलूं कि जो मैडम बार बार पूछती है कि उमर साहब ने क्यों राहुल जी को कहा कि आप जम्मू एरिया में ज्यादा फोकस करें। अगर आप हाल ही पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, हमें हमेशा आंकड़ों पे बात करनी चाहिए। जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे वहां से दोनों सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो ये क्लियर मैसेज एक है कि वहां जो बीजेपी का जो पोजीशन है स्ट्रांग है कश्मीर से। तो उसे तो उमर साहब ने तो सही बात कही है कि अभी राहुल जी एक बड़े नेता है, बड़े कद के नेता है, तो उसकी बात का एक असर है। नहीं तो मलिक जी, जब आप ये मलिक जी एक सवाल, जब आप ये बोलते हैं कि राहुल गांधी बहुत बड़े नेता है और उनको जाकर जम्मू के अंदर प्रचार प्रसार करना चाहिए, तो सर राहुल गांधी इस बात को क्या जानते नहीं होंगे कि उन्हें प्रचार प्रसार कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है? सर हमने ये बात नहीं की, हम नहीं ये कह रहे हैं कि वो नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि जब आप अलायंस में हैं तो अगर आप एक दूसरे का मशवरा ले रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं, तो उसका ज्यादा फायदा होगा। हमारा तो एक ही प्रोग्राम है, यहाँ को बीजेपी को यहाँ से दूर रखना है। तो बीजेपी को दूर रखने के लिए हमने ये अलायंस बनाई है। तो मलिक जी, जो डेलीगेशन आया है उससे क्या दिक्कत है उमर अब्दुल्ला को? सर वो यहाँ पर आए, लोकतंत्र को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है भारत में, ये देखे, ये तो अच्छी चीज है सर। नहीं, आपका सवाल पूरा नहीं मुझे सुनने को मिला। मलिक जी, जो डेलीगेशन आया है उसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने जो कहा है कि डेलीगेशन जब यही लोग वहां पर जाकर इस तरीके की बातें करते हैं और ये सारी चीजें, तो सर ये दिखाना जरूरी है ना विदेशी जो आज डेलीगेशन आया है उनको, कि देखिए भारत के अंदर जो डेमोक्रेटिक जो चीजें होती है, जो लोकतंत्र का एक महापर्व है मतदान, वो किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, किस तरीके से लोग उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। देखिए मैडम, ये डेलीगेशन हमने आज तक तो बहुत देर की है। ये डेलीगेशन कब यहाँ आती है, जब कश्मीरियों को जरूरत होती है डेलीगेशन को मिलाने के लिए, तब तक तो डेलीगेशन नहीं आती है। ये तो सिर्फ बीजेपी का एक प्रोग्राम है जिन्होंने पूरे मुल्क को धोखे में रखा है कि आर्टिकल 370-35A रिपील करने के बाद वहाँ के अब हालात ठीक हो गए, वहाँ सब कुछ अब नॉर्मल है। अगर आप देखेंगे ये शायद पुंछ और रजौरी को बोल रहे हैं, ये शायद जो यहाँ माइनॉरिटी में हमारे हिंदू भाई थे ये उनको बोल रहे हैं कि उनको किस तरह से दिन दहाड़े यहाँ मारा गया। ये कभी भी आज 90 से 2019 तक कभी नहीं हुआ था। कोई माइनॉरिटी का कोई भी हमारा भाई आज तक गोलियों का शिकार नहीं हुआ था। लेकिन जब से बीजेपी ने यहाँ 370-35 को रिपीट करके यहाँ का जो हालात के सिनेरियो थे वो ऑल टुगेदर चेंज हो गए हैं। अब तो ये पूरा शिफ्ट हो गया। आप देखिए रजौरी और पुंछ के हालात, आप देखिए क्या बोलते उसका जो हमारे वो सीआरपी के नौजवान जो लखपोरा में बॉम्ब ब्लास्ट में आ गए थे। एक दिन 40, ये तो आज तक कभी नहीं हुआ था, एक दिन 40 जवान उस दिन उसमें मारे गए। तो ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये किसको दिखाना चाह रहे हैं? ये हमें दिखाना चाह रहे हैं। हम सब यहाँ जानते हैं, हमें पता है कि बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान को लोगों को धोखा दिया है कि हमने 370 हटाकर वहाँ पता नहीं क्या क्या किया। इससे पहले क्या यहाँ झंडे नहीं लहराए रहे जाते थे? इससे पहले क्या यहाँ लोग नहीं आते? इससे पहले क्या इलेक्शन नहीं होते थे? क्या 96 में इलेक्शन नहीं हुआ जब इमरजेंसी यहाँ थी? क्या 2002 में इलेक्शन नहीं हुए? ठीक है मलिक जी, आपने जो तमाम सवाल पूछे हैं उनका जवाब मैं नजीर भट्ट जी से लूंगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां पर तीसरे फेज के मतदान के लिए प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का शोर हरियाणा तक पहुंच चुका है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के चुनावी रन में कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की सराहना करनी होगी। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग वोटिंग प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, इसके लिए उनकी सराहना करनी चाहिए। और तमाम बयानबाजियां जो जम्मू कश्मीर में प्रचार प्रसार के दौरान तमाम राजनेताओं के द्वारा, तमाम नेताओं के द्वारा कही गई, उन्हीं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। नजीर जी, देखिए वो तो लगातार राहुल गांधी अपने हर एक भाषण के अंदर, अपने हर एक प्रचार प्रसार के अंदर लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी स्टेट हुड का जो दर्जा है वो दोबारा से जम्मू कश्मीर को दे। उन्होंने हर भाषण के अंदर कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक राज्य को, एक स्टेट को यूटी के अंदर कन्वर्ट किया गया है और जब तक बीजेपी नहीं करेगी हमारी लड़ाई यूं ही जारी रहेगी, सड़क से लेकर संसद तक ये मुद्दा हम उठाएंगे। जी जैसे आप वो आपने सुना होगा जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी श्रीनगर के दौरे पर आए थे, उन्होंने बोला कि वो दिन दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर को एक स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। और हमारी प्रधानमंत्री की जो बात है वो लकीर है कि जल्दी ही हमारे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। बाकी रही राहुल गांधी की बात, उसको जरा राहुल गांधी को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने जो 70 साल हुकूमत किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठजोड़ करके जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है, तो यही एक विकल्प था कि जब इसको यूनियन टेरिटरी में शामिल किया हमने ताकि यहाँ के हालात सुधर जाए। और तो आपने देखा होगा कि 370 के अबॉर्डिशन के बाद यहाँ पर कोई पथराव नहीं हुआ, यहाँ पर कोई मेंटेनेंस का कोई वाक़या नहीं हुआ, यहाँ पर अमन का माहौल हुआ। ये तभी संभव हुआ, राहुल गांधी ने बोला मैं प्यार पढ़ने आया हूँ। इससे पहले वो 70 साल प्यार पढ़ने के लिए क्यों नहीं आया? या श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये माहौल तैयार किया जम्मू कश्मीर में, चाहे कोई भी हो, कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक है, वो अब हमारे जम्मू कश्मीर में आराम से आ सकता है। टूरिस्ट आए, पत्रकार आए, डेलीगेशन आए, यहाँ G20 का सम्मेलन हुआ है। ये तभी मुमकिन हुआ जब यहाँ पर अमन का पैगाम हमने फैलाया हुआ था। जी ठीक है नजीर जी, आपने जो तमाम सवाल पूछे गुलाम नबी जी से उनका जवाब लेते हैं। गुलाम नबी जी। हाँ देखिए मैडम, एक बात ये, क्योंकि पूरा ये सुनाई नहीं देता है जब भी बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव मैं सुन नहीं पाता हूँ ऑनेस्टली। तो एक बात मैं आपको बोलूंगा कि जो जर्नलिस्ट यहाँ नहीं बुलाई गई, देखिए हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो ये नहीं, क्योंकि जर्नलिस्ट को हमेशा एक सिक्स्थ सेंस होती है जी। दे कार थिंग, ये देखते हैं क्या है, ये इज इट डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक, क्या है, क्या कमियां हैं, वो छुपाने के लिए कुछ न कुछ दे हैव नॉट बीन इनवाइटेड। नंबर 1 जी। नंबर 2, जो आपने डेफिनेटली बोला, जो इसका मैं इंडोर्स करता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, ये जो अपने क्या नाम है उमर साहब का जो बयान है जेन्युइन हो सकता है उनके नुक्ते नजर से। हाँ, तो पार्टी तो आज उस पर फैसला करेगी, तो जो मुनासिब समझेंगे तो वो करेंगे। तो फिलहाल मेरा ये है कि इंशाल्लाह हमें कोई बौखलाहट नहीं है, बौखलाहट अपोजिट पार्टी को है, बीजेपी को है, जो ये बार बार बोलते हैं हुकूमत हम ही बनाएंगे, जबकि कश्मीर में उनका कोई कैंडिडेट भी नहीं। ये मजे का खेल है, लोगों को ऐसे दबाते हैं, बाकी चीज हमारी गवर्नमेंट है, बाकी चीज है जी। बाकी तीसरी बात मैं ये बोलूंगा कि पीएम साहब जो हैं, जो आप अभी आप बोलते थे हरियाणा आप गए, कश्मीर को ये जी। तो पीएम साहब तो जो आज भी बोला राहुल जी ने कि एक्चुअली मेरी तरफ से ये है कि पीएम तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का पीएम है नहीं, पार्लियामेंटेरियन का ये पीएम है नहीं, वो तो अडानी ग्रुप एंड अदर कुछ लोगों का पीएम है। जो उनको ठीक लगता है उन चीज वो खुश होते हैं। लोगों को कैसे खुश करना है, क्या करना है, वो राहुल जी से सीखे। राहुल जी को आप बच्चे बूढ़े सब इस वक्त इतना वाले है ना इस्तेकबाल किया, खुद ही देखते हैं कि
एक्चुअली जैसे कि वो प्राइम मिनिस्टर है। ये है दिल जीतना, और कोई ऐसा फोर्स करके जो आफ्टर इवन 370 जब ये हुआ एब्रोगेट, तो ये न समझिए आप कोई शांति है। इट इज ए लुल बिफोर स्टॉर्म। ये एक खामोशी है जो परसों भी एक वो AIP का वो बंदा छोड़ा गया, जेल से छोड़ा गया सिर्फ इनकी ये करने के लिए, मुहिमबाजी करने के लिए। इट इज ए लुल बिफोर स्टॉर्म। और जो लोग उसमें गए, बाकी चीज गए, वो यही दिखा था कि कहीं से हमें कोई किरण न मिले। ठीक है, इसलिए ये न समझिए यहाँ अम्मान बाकी चीज, भाई ये सब दिखावा है। इसलिए जर्नलिस्ट को भी मैं इससे कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि जर्नलिस्ट आपकी तो बड़ी आंख होती है, बड़ा सोचने का, इनोवेटिव और बाकी चीज डिस्कवर करने का एक खास एक चीज होता है। गुलाम नबी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने कहा कि जो कुछ भी होंगे प्रचार प्रसार के दौरान सब आपस में मिल बैठ के हम करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर ऐसा था तो उमर अब्दुल्ला को मीडिया के सामने इतनी बड़ी बात, क्योंकि उसके बाद तमाम तरीके के बयान सामने आए हैं कि ये जो है रिजल्ट तो छोड़िए, उससे पहले ही थर्ड फेज की वोटिंग शुरू नहीं हुई है और उससे पहले सिर्फ फुटबॉल सामने आने लगी है, ये तमाम तरीके की बातें सर चलने लगी अब। नहीं, मेरी फीलिंग इस पर ये है कि आप लोग इसको थोड़ा हाइप देते हैं, क्योंकि मीडिया तो हाइप देता ही है। तो somehow we are not concerned that way, ना sort of कि ये हो गए हैं परेशानियां, कुछ नहीं। ये तो हमें पता है कि अगर यहाँ बीजेपी को हराना है, वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेसी, जिनका इस पर टोटल विश्वास है। सर, हामिद जी ने एक सवाल जो है मलिक जी से पूछा था, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आज उमर अब्दुल्ला का बयान है, इसलिए तो नहीं है कि कहीं एनसी को लग गया हो कि जम्मू के अंदर बीजेपी जीतने जा रही है और कांग्रेस से अलायंस ब्रेक करके और बीजेपी के साथ किया जाए? नहीं, ऐसी बात ही नहीं। लेकिन जेन्युइन कंसर्न हो सकता है इसमें। मिसाल के तौर पर उमर साहब को ये लगा हो, ही हैज अ राइट टू से, इसमें क्या बात है, छुपने की क्या बात है। ठीक है, ही गेव ए कंसल्टेशन टू हिज ब्रदर कुलीग राहुल जी, तो इसमें कोई ये मुझे नहीं लगता है कि नहीं जी हो गया, जी हो गया, बॉम्ब फट गया, वो बात ही नहीं है। ये तो ये देंगे अपनी, तो ये तो हार रहे हैं, बीजेपी हार रही है। कितने ये दरदाता लोग उठाएंगे डिवाइड वोट करने के लिए, क्योंकि लोगों को पता है कि बीजेपी की जो डिवाइसिव पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी ही कुछ नहीं है। डिवाइड, लोगों को लड़ाओ, लोग फिर क्या परस्ती करो, बाकी चीज करो, लोग तंग आ गए हैं बीजेपी के साथ। जी, ये मैं आपको बोलूंगा, अब उमर साहब ने ये बोला तो वो तो इस वक्त क्या, वो तो काम पर लगे हैं कि कैसे कामयाबी हो जाएगी, जहाँ पे उनको लगा मलिक जी, तो ठीक लगा। जी ठीक है मलिक जी, गुलाम नबी जी तो कह रहे हैं उनका ये कंसर्न था कि भाई आप जम्मू के अंदर कीजिए, मीडिया हाइप पैसे दे रहा है। सर, अगर वो बयान नहीं देते तो इतना हाइप होता ही नहीं। ये कंसर्न उनसे पर्सनली खुद मिलकर भी तो दिया जा सकता था। जी मलिक जी, मलिक जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, एक बार चेक करवाती हूँ फिर आपसे आऊंगी। सर हामिद जी, देखिए बार बार यही चीजें क्यों आ रही है? जैसा कि गुलाम नबी जी ने कहा कि हाइप कर रहा है मीडिया। सर, अगर ये बयान सामने नहीं आता तो मीडिया के पास कहां से? सर, उन्होंने बोला पहले तो कि जम्मू पर ध्यान दे राहुल गांधी। सर, एक डर तो नहीं है उमर अब्दुल्ला के अंदर? क्योंकि देखिए बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी जब विधानसभा चुनाव पिछली बार हुए थे तब, और एक बड़ा जनाधार कहीं ना कहीं बीजेपी का हमेशा से जम्मू के अंदर रहा है। और यही डर कहीं उमर अब्दुल्ला को तो नहीं सता रहा है कि बीजेपी फिर से बड़ी पार्टी अब की बार हो सकता है कि इतना बड़ा जनाधार उनका हो चुका हो और उमर अब्दुल्ला को ये दिख चुका हो जम्मू के अंदर? मेरे कहने का यही मतलब है कि शायद नेशनल कांफ्रेंस को पता लग चुका है कि जम्मू में बीजेपी फिर भारी अक्सर से आगे आ रही है। जम्मू प्रोविंस की बात कर रहा हूँ मैं। मैडम, मैं इस ऐलान की थोड़ा पीछे जाएंगे, इस ऐलान के बारे में। जब हमारे राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा से आए थे, अगर आपको याद हो, तो उस दिन हमारे राहुल गांधी जी लखपोरा पुलवामा पहुंचे, जहां पे हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। तो वहां पे हमारे जो हमारी यहाँ पे मेन स्ट्रीम पार्टी है, हालांकि उनने सबने सपोर्ट किया राहुल गांधी का,
लेकिन जब लेथपोरा जाना था तो कोई हमारा मेन स्ट्रीम लीडर राहुल गांधी से मिलने वहां नहीं पहुंचा। वहां राहुल गांधी अकेले गए, क्योंकि राहुल गांधी को ये मैसेज पूरे देश में देनी थी कि हम शहीदों के साथ हैं। उस वक्त हमारे जो यहाँ मेन स्ट्रीम है उनको ये मैसेज देनी थी कि राहुल गांधी गए, हम नहीं गए। तो ये देखिए पॉलिटिक्स क्या चल रहा है। यहाँ पे कोई भी मेन स्ट्रीम पार्टी, जो मुझे लग रहा है, जो देश को पहले अपने साथ रहे उसके बाद कुर्सी ढूंढे, ये सब कुर्सियों के पीछे पड़े हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो अलायंस हुआ है कांग्रेस और नेशनल का, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये अलायंस टूट जाएगा। और आने वाले वक्त में आप ये नोट करके रखिए मेरी तरफ से एज जर्नलिस्ट, आने वाले वक्त में अगर बीजेपी को एनसी की जरूरत पड़ी या एनसी को बीजेपी की जरूरत पड़ी, ये सरकार का हिस्सा होंगे। ये आप नोट करके रखिए, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है बयानबाजी से यही लगता है। ठीक है, हामिद जी के मलिक जी से और नजीर से जी से पूछूंगे सवाल तो, लेकिन हामिद जी एक और सवाल। जो बात उमर अब्दुल्ला की समझ में आ रही है और वो खुले तौर पर मीडिया के सामने चीज कह रहे हैं कि राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा होगा सर? जी हामिद जी। जी आप फिर बोले सर। मैडम मैं ये कह रही हूँ सर, जब उमर अब्दुल्ला को ये बात समझ में आ रही है और वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जाकर जम्मू पर फोकस करे, तो क्या राहुल गांधी को ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी सर कि जम्मू हमारे लिए ज्यादा जरूरी है इस वक्त? मुझे लग रहा है राहुल गांधी को शायद ये मैसेज मिली होगी कि जम्मू में हम उतनी सीटें नहीं ले रहे हैं, इसीलिए वो श्रीनगर आ रहे हैं। तो ये बात शायद उमर अब्दुल्ला को भी अंदाजा लगा होगा कि शायद जम्मू में बीजेपी का पलड़ा ही बारी है, इसलिए अलायंस शायद टूट सकता है और आने वाले वक्त में आप वो चीजें देखेंगे जिसका हमें अंदाजा नहीं है। जी ठीक है, आपने जो सवाल उठाया मलिक जी से फिर से पूछूंगी। मलिक जी, हामिद जी तो ये कह रहे हैं कि लिख के रख लीजिए, एनसी का कांग्रेस का गठबंधन टूटेगा। पता नहीं कि इस हामिद साहब के पास कौन सा लाजिम का जवाब है जिससे इसको पता चल जाता है पहले ही भविष्यवाणी कर सकता है ये अलायंस टूट जाएगी। ये किसको पता था कि ये अलायंस पहले हो जाएगी? हमारा तो एक ही प्रोग्राम है जो मैंने पहले भी बोला है कि हमें तो बीजेपी को बाहर रखना है। तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की तो बात ही नहीं है। बीजेपी ने तो यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के पीठ पे छुरा मारा 370 और 35 को हटाकर। जिनका कोई पता है कि वैसे कितना नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों को पड़ा है। हमें तो डिस एम्पावर किया गया, हमारी एम्प्लॉयमेंट दी गई, हमारी जमीनें दी गई, तो ये फिर भी कह रही है वही बात। हमने तो लड़ा इनके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट तक हम गए। एजेंडा है कि वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को डिवाइड करना है, इसीलिए तो उन्होंने अपने प्रॉक्सी देना खड़ा की है। वो तो नजीर साहब ने नहीं कहा कि कौन कौन सा इनका प्रॉक्सी है। लेकिन मलिक जी, केवल एक मुद्दा ये नहीं है कि आज उमर अब्दुल्ला ने क्या बोला। आर्टिकल 370 को लेकर बीजेपी कितनी बार बोल चुकी है कि कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है। एनसी जहां आर्टिकल 370 को बहाल करने की बात करती है तो कांग्रेस उस पर खामोश रहती है। यहाँ पर भी सर आप दोनों के बीच में एक बड़ा गैप दिखाई देता है। नहीं, कोई गैप नहीं है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है, जो मैनिफेस्टो में है, दैट इज द रेस्टोरेशन ऑफ द आर्टिकल 370, 335A, और जो स्टेट है उसको रेस्टोर करना, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में है। उसके लिए हम लड़ेंगे, उसमें कोई बात नहीं। बीजेपी को 70 साल लगे इसको रिपील करने में, तो ये तो इसको रेस्टोर करने में जितना भी वक्त लगेगा, जितने भी हमारे पास इसके जो वेज है वो हम पूरे इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोई हमारा कोई इशू कोई भी नहीं। हम हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जी ठीक है मलिक जी। नजीर जी, आपसे भी वही लेना चाहूंगी। हामिद जी ने कहा कि बीजेपी के लिए पास एक अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है इन फ्यूचर की कांग्रेस और जो एनसी का गठबंधन है वो टूट जाए और बीजेपी के साथ वो कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला ने जो आज बात बोली है तो उनको पता है कि जम्मू के अंदर किस तरीके की स्थितियां है। मैं अपने इस प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर भी बनाएगी। रही बात अगर इन्होंने आपस में जो अलायंस किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने, जरा मुझे ये कांग्रेस के भाई साहब बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साइड से बोल रही है कि हम 370 को बहाल करेंगे 370, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस सही में उनका सहयोगी दल है उस इलेक्शन के बीच में। फिर ये मुझे क्लियर कीजिएगा जरा कि क्या कांग्रेस भी चाहती है कि 370 वापस आए या ना आए? और मेरा इन लोगों से यही जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हम अपने आप सरकार बनाएंगे। और ये 12 तारीख का वेट कीजिएगा
12 तारीख को इनको पता चल जाएगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर भी होगा। लेकिन मैंने 1000 डिबेटों में कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछा है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के साथ है या नहीं है, आप 370 के बहाल होने के साथ है या नहीं है। ये अपना स्टैंड हर जगह इस सवाल से बचते रहते हैं कि अपना एक जो आपका स्टैंड है इस पे क्लियर कर लो, ताकि जो हिंदुस्तान की आवाम है इनको भी पता चल जाएगा कि कांग्रेस के एक्चुअली मन में क्या है। जी 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 ठीक है नजीर जी, आपने जो आर्टिकल 370 को लेकर सवाल पूछा है, गुलाम नबी जी वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 पे तो कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे। देखिए, वक्त आने पर ही सबको पता चलेगा, बीजेपी वालों को भी पता चलेगा। हमारा मैनिफेस्टो वेरी क्लियर है, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वो डिटेल्ड है। तो अब इस वक्त आप ये क्या ढूंढ रहे हैं, जबकि उन्होंने यहाँ स्टेटहुड भी ले लिया। देखिए, अनफॉर्चुनेटली अगर ये पीपल फ्रेंडली होती बीजेपी को, अगर ये पीपल फ्रेंडली होते, काश। देखो, उनको पता था बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव भाई साहब को, ये आप बोलें क्या जरूरत थी आपको एलजी को पावर देना इलेक्शन से पहले? कैन यू आंसर मी माय दिस क्वेश्चन कि जब उनको पहले ही पोखलाहट थी कि गवर्नमेंट आनी है कांग्रेस की, तो एलजी साहब को पावर से ही वाज एम्पावर्ड मोर, राइट? सो दे न्यू इट कि एनसी और कांग्रेस असेंबली में आ रहे हैं। ये तो यहाँ का चीफ मिनिस्टर इनमें इत्तेहाद अलायंस इंडिया अलायंस का ही होगा, तो उन्होंने पावर दिए एलजी को। अब जो भी हो, हम फिर भी स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जिसने हमें ये इलेक्शन दिया। तो लंगड़ी वंगड़ी असेंबली ही बनेगी, तो लेकिन हमारा कुछ तो हम कहेंगे, फिर भी सांस तो लेंगे। आप ये बातें बड़ी बातें न करें। आप स्टेटहुड जहां आप लेते हैं, आप भी तो यहाँ के हैं, नहीं चाहिए था आपको भी ऑब्जेक्ट करना था कि बीजेपी वालों को अंदर से कि भाई क्या कर रहे हो आप, कैसे मुंह दिखाएंगे हम आम जनता को, कैसे फेस करेंगे लोगों को। आप बहुत बड़ी बातें करते हैं। 370, अगर 370 आपने एब्रोगेट किया, कोई चेंज आई यहाँ? किसी को ये डर के मारे यहाँ लोग चुप करके हैं, वो दूसरी बात है। आप देखें, अगर लिया था आपने, कोई डेवलपमेंट ही होती, लोगों की राह ही होती। या मैं इतना ही बोलूंगा कि स्टेटहुड पहले तो स्टेटहुड ले ली और फिर एम्पावर किया एलजी को, तो इस पर ये जरा रोशनी डालें, क्या जरूरत पड़ी इसको कि एम्पावर इतना एलजी को किया कि भाई खतरा तो ये है कि ये गवर्नमेंट ना आए, कांग्रेस गवर्नमेंट। कैन यू आंसर माय दिस क्वेश्चन अलोन? बड़ी बातें आप छोड़िए, एब्रोगेट हुआ वो हुआ, ये अब जरा छोड़िए, जरा ये बात बोले आम लोगों को, धोखे में न डाले। स्टेटहुड लेने का क्या फायदा था इनको, या फिर एम्पावर करना एलजी को? कैन यू टेल मी? अगर इसमें दर पर्दा इनको शिकस्त नजर नहीं आती है, तो क्या इसके एलजी साहब को पावर देने की और रेप्रेसिव पावर, ये एक्चुअली एक किस्म का मार्शल है। अब ये ठीक है, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट, जैसे ही वैसे ही असेंबली दिलवा रहा है। ठीक है गुलाम नबी जी। नजीर भट्ट जी, गुलाम नबी जी ने कहा कि बीजेपी को पहले से पता था कि असेंबली के अंदर कांग्रेस आने वाली है, इसीलिए उन्होंने एलजी को इतना एम्पावर किया, इतनी शक्तियां दी। जी नजीर जी। हेलो जी। हेलो जी जी जी। मुझे पहले तो ये मेरे सवाल से जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी हैं, मेरे सवाल से भागे हैं। मैंने इनको पहले सिंपल सा सवाल पूछा था कि अगर आप मानते हो कि एवॉल्यूशन ऑफ 370 के बाद यहाँ पर अमन आया, इन्होंने इस बात पर भी जवाब नहीं दिया। मैंने आपको दूसरा सवाल पूछा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में है कि हम 370 को बहाल करेंगे, इन्होंने इस सवाल पर भी जवाब नहीं दिया कि ये उस मैनिफेस्टो के साथ है या नहीं है। तीसरी बात ये एलजी को एम्पावर करने की, मैं इनको बोलना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब स्टेटहुड की बात की कि हम स्टेटहुड वापस दे रहे हैं, ऑलरेडी पावर कन्वर्ट हो जाएंगे चीफ मिनिस्टर के पास, और ये 12 तारीख के बाद इनको खुद पता चल जाएगा। ये अभी जो हम एक्चुअली इनसे सवाल पूछना चाहते हैं, ये इन सवालों से भागते हैं, ये उनका जवाब नहीं देना चाहते हैं।
या इनको डर सता रहा है कि कहीं हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को वेलकम करेंगे तो जनता को, पूरे हिंदुस्तान की जनता को पता चल जाएगा हमारा एक्चुअली मौक़िफ़ क्या है हमारा। इन्होंने हर बार जो कश्मीरी अवाम और हिंदुस्तान की अवाम के सेंटिमेंट के साथ खेला हुआ है। इन्होंने अपना जो चाहे वो पूरे भारत की बात करो चाहे जम्मू कश्मीर की बात करो, इनसे 70 साल इन्होंने यहाँ पर हुकूमत की, इनसे जम्मू कश्मीर संभला नहीं गया। इन पर जो हमारा पड़ोसी देश वो हावी हो चुका है, उनसे बातचीत करने की जो ये अपनी ठान ली थी, हर एक हुकूमत आती थी। लेकिन यही वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने पड़ोसी देश को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये आत्मनिर्भर भारत है, यहाँ हमें किसी की जरूरत नहीं है, ना हमें पाकिस्तान की जरूरत है, ना हमें चाइना की जरूरत है, ना हमें अमेरिका की जरूरत है। ये आत्मनिर्भर भारत है, यहाँ जो भारत के लोग हैं वही फैसला करते हैं। और रही बात में हमारे मैनिफेस्टो की, हमने अपना मैनिफेस्टो सब लोगों के सामने रखा है, लोगों से हमारी टीमें बनी है, आम जनता से पूछा गया है कि आपको क्या चाहिए, और इन्होंने उसी की कॉपी कर ली है। कांग्रेस वालों ने 200 जो ओल्ड एज पेंशन था 200 रुपए से 1000 हमारी गवर्नमेंट ने बढ़ाया था, और उसी 1000 को हम 3000 करने जा रहे हैं, और उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने वही उठाकर चेप लिया। ठीक है नजीर जी, आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मलिक जी से ले लेते हैं, क्योंकि गठबंधन में तो वो भी साथ में है। सर, कांग्रेस पार्टी अभी तक किसी भी भाषण को हम डिकोड करते हैं राहुल गांधी के, वो आर्टिकल 370 की बात बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन जब उमर अब्दुल्ला की बात सुनते हैं तो वो कहते हैं लगातार कि आर्टिकल 370 हमारा मेन एजेंडा है, हम उसको बहाल करेंगे। सर, जब आपस में गठबंधन में जब एक पार्टी उस पर बोलने को तैयार नहीं है, दूसरी पार्टी बहाल करने की बात करती है। देखिए, कांग्रेस का जो उनका स्टैंड है, मैं तो उनका कोई यहाँ नहीं कहता हूँ कि उनको उनका स्टैंड क्या है विद रिकॉर्ड आर्टिकल 370 या 35 जी। माई स्टैंड है, जो मेरी पार्टी का स्टैंड है वो तो क्लियर है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा, वो किस तरह इसको लेते हैं, ये उनका काम है जी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है मलिक जी। हामिद जी, देखिए आपने जो चीज बोली थी, मैंने बीजेपी से भी पूछा, मैंने एनसीपी से भी पूछा, दोनों ने खंडन कर दिया कि भाई हम दोनों तो एक दूसरे के साथ कतई नहीं आएंगे। लेकिन सर, जो आप चीज जिक्र करें आर्टिकल 370 को भी हम देखते हैं, दोनों पार्टियों का अलग अलग मत है। जहां पर कांग्रेस कुछ बोलने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ एनसीपी तो खुलकर बोलते हैं कि आर्टिकल 370 को तो बहाल करेंगे। सर, एक दूसरा बड़ा मुद्दा ये हो जाता है, और इसी वजह से जो तमाम बयानबाजियां चलती है, जो तमाम कवायद लगाई जा रही है कि हो सकता है जो ये सिर्फ फुटबॉल है आगे जाकर एक बड़ा रूप ले ले। जी हामिद जी। जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी मैडम फिर बोलिए, क्या पूछते थे आप? हामिद जी, आपने जो बात बोली थी गठबंधन की, हो सकता है कि एनसीपी और जो बीजेपी है वो एक साथ आ जाए, आगे इन फ्यूचर देखने को मिले, लेकिन दोनों ने खंडन कर दिया। सर, उन्होंने कहा है कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने कहा कि हम अपने बलबूते पर और जो हमारे सहयोगी है हम उसके बलबूते पर सरकार बनाएंगे। तो मलिक जी ने कह दिया कि हम तो कांग्रेस के साथ में हैं। लेकिन जब बात आर्टिकल 370 की आती है तो साफ पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी कुछ बोलेगी नहीं, और एनसी जो है इसका खुलकर समर्थन करते हैं कि हम जो आर्टिकल 370 है उसको बहाल करेंगे। मैडम पॉलिटिक्स का जो अजीब तरीका है वो कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, जब वाजपेयी जी की सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के खिलाफ बोल रही थी, उस दिन सैफुद्दीन सोज को उन्होंने बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस से आउट इसलिए किया क्योंकि सैफुद्दीन सोज ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला था जब सरकार हमारी गिरी थी पार्लियामेंट में। लेकिन तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के खिलाफ बोल रही थी। तो हमारे डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हमारे उमर साहब रहे थे। जब पीडीपी सरकार में आई तो लेकिन लोगों से इस बात को लेकर वोट मांगे गए कि हमें बीजेपी को दूर रखना है। उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई। तो ये पॉलिटिक्स का जो दावे यहाँ पे हैं, ये आपको अजीब मिलेंगे कश्मीर में। मैं आपको मैडम दूसरी बात बताऊं कि जैसे हम आज की बात करें, उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हमें 370 वापस लाना है। हालांकि राहुल गांधी 370 पे बात नहीं करते हैं, राहुल गांधी स्टेट पे बात करते हैं, स्टेट वापस लाने में। क्योंकि ये स्टेट का मामला जो वो अमित शाह ने पार्लियामेंट में बताया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बताया, तो राहुल गांधी को पता है कि ये चीज मिलने वाली है, इस पे हम बात करेंगे। अगर उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि 370-35A हम वापस ला रहे हैं, अगर इनका अलायंस बराबर है, तो क्या राहुल गांधी सबके सामने ये बोल सकते हैं कि जो भी इंडिया अलायंस के जितने भी मेंबर हैं हम उसका फेवर करते हैं, या हम पार्लियामेंट में
इस चीज का समर्थन करते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस डिमांड करती है हम भी उसके साथ हैं। इसका मतलब है अलायंस उन बातों पे चलता है जहाँ पे किसी को अपने इलाकों में फायदा पहुंचे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने इलाकों में फायदा पहुंचे। तो जो मैंने आपको पहले भी बोला था, जो हमारे बाकी जो पैनलिस्ट है, मैं इनके सामने फिर बताना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में सब लोग देख रहे हैं कि कौन कितनी सीटें लेगा। आज जो भी पार्टी आगे आएगी, बाकी पार्टियां उसके पीछे जाकर यहाँ पे सरकार बनेंगे, चाहे उसमें कांग्रेस हो चाहे उसमें बीजेपी हो। तो मेरा अंदाजा है, क्योंकि कांग्रेस का आज उमर अब्दुल्ला का और राहुल गांधी को ये बोलना कि आप जम्मू पर फोकस करिए, उससे ये लगता है कि शायद बीजेपी जम्मू में ठीक चल रही है। तो उससे मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ यहाँ की कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगी। हामिद जी, ठीक है, आपने जो सवाल पूछा गुलाम नबी जी से पूछ लेते हो। गुलाम नबी जी, हामिद जी ने साफ कहा है कि उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है उसका मतलब ये है कि जम्मू के अंदर बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में है, इसलिए राहुल गांधी को जाकर वहां पर फोकस करना चाहिए, वहां की सीटों पर प्रचार प्रसार और अपना कैंपेन शुरू करना चाहिए। सर, कब शुरू करने वाले राहुल गांधी? ठीक है, ये तो क्या नाम है, ऊपर क़यादत फैसला लेगी, इसमें क्या बात है। हम अदरवाइज भी जाएंगे, इसमें कोई बात नहीं है। जो मशवरा दिया तो वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, वी विल डू इट, इसमें क्या बात है, इसमें दो राय नहीं। उमर साहब बोलेंगे डेफिनेटली, अगर उनको फील हुआ होगा, लगा होगा, मुशावरत हो जाएगी तो आज हुई होगी। बाय नाउ आई डोंट नो व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट, तो हुआ होगा तो ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे। इसमें ये जम्मू थोड़ा ही कोई, ये तो अपना अंग है, हिस्सा है। लेकिन गुलाम नबी जी, उनका जो बयान था ना, वो कंसर्न नहीं था, वो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी इस बात को समझे कि जम्मू के अंदर जाकर वो बीजेपी से लड़ाई लड़े। कश्मीर में हमारी स्थिति अच्छी है, तो कश्मीर में जो 1-2 सीटों पर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसकी जरूरत कतई नहीं है। जरूरत हमें कांग्रेस की जो है जम्मू के अंदर है। कंसर्न तो है, तो मैं इसीलिए बता, आप हाइप क्यों देती हैं इस चीज को। ये तो कंसर्न है, पार्टनर थे, अलायंस है, अलायंस में तो हक है एक दूसरे को बोलना, ठीक है। मीडिया में बोला, उसमें बोला, ओवरटली बोला, कोवर्टली बोला, तो इसमें कोई ये मुझे कुछ लगता नहीं है इसमें कि बीजेपी वाले क्यों अपनी शिकस्त को पहले ही वो तस्लीम कर रहे हैं जी। इसी के सहारे ये जीना चाहते हैं कि कहीं कुछ हो जाए, वो उस ख्वाब में न रहे जी। इंडिया अलायंस हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हमें मुद्दों पर बात है, बीजेपी के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है। जो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद कांग्रेस का स्लोगन है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्लोगन है, जो इसमें बीजेपी में है ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद तो है ही नहीं। सो इसलिए ये पार्टी किसी बेसिस पर इकट्ठी हुई है। ठीक है गुलाम नबी जी, आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो आज 2 बड़े बयान उमर अब्दुल्ला की तरफ से दिखे। एक पहला डेलीगेशन को लेकर कि भाई आखिरकार डेलीगेशन को एज अ टूरिज्म आप क्यों लेकर आए हैं, जब आप केंद्र सरकार, भारत सरकार लगातार कहती है कि विदेशी जब नागरिक और विदेशी ताकतें बोलती है कि जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात है, तब केंद्र सरकार हमेशा एक चीज कहते हैं, जम्मू कश्मीर हमारा आंतरिक मसला है। तो आज डेलीगेशन क्यों? अगर डेलीगेशन तो फिर विदेशी पत्रकारों को अलाउ क्यों नहीं किया जा रहा? दूसरा कि जम्मू कश्मीर पर जो है फोकस करे राहुल गांधी, ना कि कश्मीर घाटी पर। और उसके बाद तमाम तरीके की बयानबाजी सामने आई है, सिर्फ फुटबॉल तक की बातें सामने आई है कि कहीं कांग्रेस और एनसी के अंदर सब कुछ ठीक तो है। लेकिन ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिरकार और एनसी और कांग्रेस के गठबंधन में क्या कुछ होता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।